लास्ट क्लास में हम लोग शायद वेलोसिटी पढ़ रहे थे ना, और वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी कोई रेट ऑफ चेंज हम देखेंगे वो हमेशा कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, एक होगा एवरेज, एक होगा इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज के केस में एक आपको फाइनाइट टाइम इंटरवल देगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस आपको निकालना होता है एट एन इंस्टेंट, और इसमें जो टाइम इंटरवल होगा वो इनफाइनाइटली स्मॉल लेते हैं हम लोग। एवरेज के केस में मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तो ये वाला ब्रैकेट यूज होता है, बोलिए, और जब भी हम कोई एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो हमेशा डेल्टा समथिंग बाय डेल्टा टी आता है ना। अब डेल्टा समथिंग में समथिंग क्या होगा, तो जिस चीज का ये रेट होता है, तो बताइए वेलोसिटी किस चीज का रेट होता है, पोजीशन का या फिर डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ या तो आप पोजीशन लिख लीजिए और ना तो आप क्या लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। अरे बोलिए ना, ये भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बस अगर डेल्टा डेल्टा लगा हुआ है तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। लेकिन बाबू अगर इंस्टेंटेनियस की बात की जाएगी तो इस केस में ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है dt में, और तब ये बन जाएगा dr/dt या फिर क्या बताइए ds/dt। तो ये हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, एवरेज में हम लोग डेल्टा डेल्टा यूज करते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस में जाके वो डी हो जाता है। मोशन इन वन डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम पोजीशन को r से ना डिनोट करके कैसे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी उस केस में हो जाएगा आपका डेल्टा x बाई डेल्टा t, और इंस्टेंटेनियस वाले केस में ये हो जाएगा आपका dx बाई क्या dt। ये सब हम लोग देख रहे थे। स्पीड का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा एक और बात है, इसको अगर तुम लैंग्वेज में बोलना चाहोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय ये है टोटल टाइम टेकन, ऐसा करके है, ठीक है। ये आपका एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो बाबू एवरेज स्पीड के केस में अब क्या है कि स्पीड को भी हम v से ही दिखाते हैं, बस स्पीड है तो ऊपर हम लोग एरो नहीं देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी था नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा टोटल, अरे बोलते जाओ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और इसको भी हम लोग चाहें तो ऐसा डेल्टा s बाई डेल्टा टी से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर बात होगी तो ये हो जाएगा आपका ds बाई dt, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख रहे थे, बाकी सब क्वेश्चन तो किया था ना हम लोगों ने, अरे बोलो ना। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने तुमको दिया था घर से करके लाने के लिए, इसका आंसर आ गया क्या, आ गया है, तुम किया कहाँ है, बुक नहीं है तो बुक तुम लेके क्यों नहीं गया, लेके आ जाना, ठीक है। तो ये आप लोगों से हुआ है, किसी को पूछना है, अब आपने ट्राई किया होगा, हो ही गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने ये वाला भी दिया था क्या, तो ये हो गया है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हमने लास्ट क्लास में ही निकाल लिया था, खाली बस हमको टाइम से डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना था। ये यूनिफॉर्म मोशन सब हो गया था। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ स्पीड क्या होना चाहिए, अरे स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या फिर हम लोग कहें कि स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन क्या टाइम। 9वां क्लास वाला जो फॉर्मूला है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तभी यूज होता है जब स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सब देख लिया था हम लोग, ग्राफ व्राफ सब हम लोगों ने देख लिया था। और इसमें हमने क्या देखा था कि सेकंड का जो स्लोप होता है, सेकंड का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है, एवरेज वैल्यू देता है। तो एवरेज वैल्यू किसकी देगा, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी ना देता है, अरे dx बाई dt हमको भी ही ना देता है, तो ये हमको एवरेज वेलोसिटी देगा। लेकिन टेंजेंट का स्लोप हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। तो क्या देगा इंस्टेंटेनियस, क्या देगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है, तो इसका स्लोप हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक है। ये सब देखे थे हम लोगों को थोड़ा कंपेयर करना था स्पीड और वेलोसिटी में। तो देखो अब स्पीड में भी दो टाइप का स्पीड होता है, एवरेज स्पीड और क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी में भी दो टाइप का होगा, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कंपैरिजन हमको 4 लोगों के बीच में करना होगा, 2 टाइप का स्पीड और 2 टाइप का वेलोसिटी। अब सुनिएगा, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहिए चाहे डिस्टेंस अपॉन टाइम कहिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का ऐसा यूनिट तो मीटर ही ना होता है।
चलिए, स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है क्योंकि ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्केलर अपॉन स्केलर स्केलर होगा, लेकिन वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेक्टर अपॉन स्केलर एक वेक्टर होता है। चलिए, कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा एवरेज स्पीड से या तो कम होगा ना तो ढेर से ढेर होगा तो बराबर होगा। और रीजन बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होता है या ज्यादा से ज्यादा बराबर होता है किसके, बताइए, डिस्टेंस के। तो करना क्या है, दोनों साइड बस टाइम टाइम से ही ना डिवाइड कर लेना है। अरे बोलिए ना, आप किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, इस साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया तो ये साइन पलट जाता है, ये बात आपको पता है। खैर, जब वो बात होगी तो देखा जाएगा। फिलहाल इतना समझिए कि दोनों साइड हमने टाइम से डिवाइड कर दिया। बताइए ये क्या बन चुका है? अरे ये नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन है। तो कौन सा वेलोसिटी? पूरा बोला करो। तो ये बन गया है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अरे बोलो ना, तो ये छोटा होगा या बराबर होगा? ये क्या बन गया है? ये तो एवरेज स्पीड हो गया है, तो ये हमेशा छोटा या बराबर होगा एवरेज स्पीड का। कोई रीजन पूछेगा तो एक लाइन में बता देना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा छोटा या बराबर होता है डिस्टेंस के। चलिए ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगला है, अगर पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करता है बिना किसी टर्निंग के, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ लिखा हुआ है कि पार्टिकल मूव्स इन क्या, स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग, मतलब इस बेचारे को लौटना नहीं है, लौट गया तब कहाँ से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा, तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, देन एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये चीज है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ठीक से। मान लीजिए एक पार्टिकल ऐसे चल के यहाँ पहुंचा है, सही है? हाँ, तुम बताओ डिस्टेंस तो इस वाले पाथ का लेंथ होगा। अरे बोलो ना, हाँ ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो ये ना होगा। देखो, भले पार्टिकल गया ऐसे है तो क्या है, लेकिन अगर हमको डिस्प्लेसमेंट जानना है तो हम इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से सीधे सीधे मिला देंगे। बोलिए, एक बात बताइए, इस बड़े से सेक्शन में, बड़े से पाथ में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? नहीं है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं होगा एवरेज स्पीड के। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ा सा पाथ अगर कर्व्ड हो जाए तो कंफर्म है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा, तो ये लोग भी बराबर नहीं होंगे। लेकिन जब बात इंस्टेंटेनियस की आएगी तो बाबू, इंस्टेंटेनियस के केस में, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होता है, वो तो ds/dt ना होता है। अब किसी ने पूछा कि बताओ यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको देखना है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड हमको देखना है, तो इंस्टेंटेनियस तो किसी इंस्टेंट पे ही ना देखा जाता है जा। और टाइम इंटरवल भी लेंगे तो हम कैसा लेंगे? इनफाइनाइटली स्मॉल लेंगे। अब आप बताइए, एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में पार्टिकल कितना मूव किया होगा? एकदम थोड़ा सा, इतना मूव किया होगा जा। कितना मूव किया होगा? एकदम थोड़ा सा। माने वो तो इतना थोड़ा सा मूव किया होगा कि आपको तो दिखना भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? लेकिन आप भावनाओं को समझिएगा कि ये तो बहुत ही छोटा होगा। अरे होगा कि नहीं बताइए ना? अरे तब ना हम इसको ds बोल पाएंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताओ, ये जो बड़ा सा पाथ था उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं था, लेकिन ये जो छोटा सा पाथ है वो कैसा है? नहीं, एक मिनट रुकिए। ये बड़ा सा पाथ कैसा है? स्ट्रेट है कि कर्व्ड है? कर्व्ड है। कर्व्ड तो ये भी है, लेकिन अगर मैंने एकदम छोटा सा सेक्शन ले लिया, ये लगभग आपको कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट दिख रहा है क्या? लगभग तो हमको स्ट्रेट ही दिख रहा है। धरती का सरफेस हमको कैसा दिखता है? हमको फ्लैट दिखता है कि नहीं? क्या सही में धरती फ्लैट है? एकदम बहुत प्रॉपर गोल है बेचारा। आप चांद पर से जाके देखिएगा धरती को तो वो धरती आपको कैसा दिखेगा? एकदम गोल फुटबॉल की तरह दिखेगा। लेकिन हमको क्यों फ्लैट दिखता है?
क्योंकि हम धरती का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। तो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं इसीलिए हमको फ्लैट दिखता है। हमारे पूर्वजों को क्या लगता था ऐसे 10,000 20,000 साल पहले? पूर्वजों को क्या लगता था? धरती गोल है? नहीं, उनको लगता था कि धरती कैसा है? फ्लैट है। बोलिए। हाँ ठीक है, तो इसीलिए लगता था क्योंकि हमारे पूर्वज धरती को कहाँ से देखते होंगे? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किसी पेड़ पर से चढ़ के देखते होंगे। उस समय बुर्ज खलीफा तो था नहीं, चाहे उस समय लोग एरोप्लेन से, चाहे सैटेलाइट वगैरह तो था नहीं। तो कितना भी आप पेड़ पर चढ़ के देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी आप धरती का एक बहुत छोटा सा ही हिस्सा देख पाइएगा, तो आपको फ्लैट ही दिखेगा। तो आप बताइए कि छोटा सा ये जो पाथ है वो तो स्ट्रेट हो गया, और अगर स्ट्रेट हो गया तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। ओ माय गॉड, माने बड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन छोटा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होगा। बोलिए ना। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम करोगे तो तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। आप समझे नहीं? मैं कह रहा हूं कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो हमेशा बराबर होगा छोटे से डिस्टेंस के। अब करना क्या है? दोनों साइड बस dt dt से डिवाइड ही ना करना है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि यह है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपन छोटा सा टाइम। अरे बोलो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के। बोलिए। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर नहीं होगा एवरेज स्पीड के। वो एक खास कंडीशन में हो सकता है, अगर पार्टिकल ने कैसे मूव किया होगा, स्ट्रेट पाथ में। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान से समझ लीजिएगा। और ज्यादातर केसेस में, मतलब 90% केस में ना, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही देता है। जैसे बोलेगा कि एक पार्टिकल है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो बताओ इस केस में वेलोसिटी को आप कैसे लिखिएगा? 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू क्या ईस्ट लिखिएगा। अब मैं पूछूं कि बताओ इस केस में स्पीड कितना होगा, तो क्या करोगे? अच्छा पहले तो बताओ कि ये कौन सी वेलोसिटी है? ये इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है? ये इंस्टेंटेनियस ही ना है। अभी वो चल रहा है, किसी टाइम पर ये देगा, बोलेगा कि चाहे इनिशियली बोल देगा, बोलेगा एट t = 0 पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू क्या ईस्ट, तो ये इंस्टेंटेनियस ही ना है। तो इस केस में स्पीड कितना होगा? तो बस हम इसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड ले लेंगे का मतलब क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला है, अगर मोशन यूनिफॉर्म हो। मोशन यूनिफॉर्म हो का मतलब हुआ स्पीड, रे स्पीड कांस्टेंट हो, तो एवरेज स्पीड जो होगा ना, एवरेज स्पीड किसी भी टाइम इंटरवल में हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के ही बराबर आएगा। अब समझाता हूं मैं, देखिएगा एक मिनट। हाँ रुको ना। अब 5 मीटर पर सेकंड से मान लो चल रहा है t = 0 पे, तो बताइए एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? अरे 5 मीटर ना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब बोलो ना, मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो अगले एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अगले एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो 5 मीटर ही करेगा। बताइए फिर ये t = 2 सेकंड की अब बात हो रही है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? अरे टोटल कितना किया है? 10 मीटर। ठीक है, बताइए अगर हम बात करें t = 3 सेकंड की, तो इसका मतलब हुआ कि अगले फिर एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5 मीटर। बताइए अगले एक सेकंड में, यानी t = 4 सेकंड पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5 मीटर अगले एक सेकंड में। अब क्या है कि यार इंस्टेंटेनियस स्पीड हर इंस्टेंट पे कितनी है? 5 ही मीटर पर सेकंड है। अरे बोलो ना, यहाँ देखा जाए, चाहे यहाँ देखा जाए, चाहे यहाँ देखा जाए, चाहे यहाँ देखा जाए, हर जगह कितना है? 5 ही मीटर पर सेकंड है। अरे है ना? हाँ। अब हमको ना पता करना है कि एवरेज स्पीड कितना है, तो किस टाइम इंटरवल में पता किया जाए? 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में पता किया जाए? अच्छा पहले 1 सेकंड का टाइम इंटरवल में पता किया जाए। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है?
अरे कितना है? 5 मीटर है, 5 मीटर है, बहुत बढ़िया। और टोटल टाइम टेकन कितना है? 1 सेकंड। मिला जुला के ये 5 मीटर पर सेकंड आया। चलो 2 सेकंड का टाइम इंटरवल लो, तो बताओ 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना? 10 मीटर, बहुत बढ़िया। और टोटल टाइम टेकन कितना है? 2 सेकंड। मिला जुला के कितना आया? 5 मिनट। तुम 3 सेकंड का टाइम इंटरवल लो, तो बताओ 3 सेकंड का टाइम इंटरवल में कितना? 15 मीटर डिस्टेंस और 3 सेकंड का टाइम। एक बार फिर से कितना आ गया? 5 मिनट। तुम 4 सेकंड का टाइम इंटरवल लो, 20 मीटर और डिवाइडेड बाई 4 सेकंड, 20/4 कितना? तो फिर से आ जाएगा तुम्हारा कितना? तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो किसी भी टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के ही बराबर होगा। और इसके पीछे एक लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है तुम बताओ, काहे ऐसा हो रहा है? हाँ, तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर चीजें कांस्टेंट ना, सॉरी, वेरिएबल ना होके कांस्टेंट होती तो कितनी होती। अब पता चल रहा है चीज पहले ही से कांस्टेंट है, तो उसका एवरेज भी तो वही ना आएगा। अगर हर सब्जेक्ट में तुम्हारा 70 70 70 70 ही आया होता है तो एवरेज भी कितना आता है? 70 ही होता ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चूंकि बदल ही नहीं रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी भी, सॉरी, एवरेज स्पीड भी वही होगा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, ठीक। आगे बढ़े, बोलिए। हाँ, ये देखिए, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि स्पीड हो गया कैसा बताओ? अरे बोलो ना, कांस्टेंट, और वो भी स्ट्रेट लाइन में है, तब सब बराबर होगा, सब बराबर होगा। सब बराबर होने का मतलब एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। देखो जब वेलोसिटी की बात होगी ना तो मैग्नीट्यूड लगेगा, काहे? क्योंकि कंपेयर हम सिर्फ किसको कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड को ही कर सकते हैं। डायरेक्शन थोड़े बड़ा छोटा होता है, हाँ, इसीलिए एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड सब बराबर होगा। और इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत सिंपल है। चूंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बोलो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम होगा का मतलब हुआ एवरेज वेलोसिटी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा एवरेज स्पीड के, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अब चूंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो एवरेज स्पीड बराबर होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के। अरे यूनिफॉर्म मोशन भी है ये, तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के ही ना बराबर होगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही नहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, तब मिला जुला के सब बराबर होगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट है, समझना है। कोई बहुत डायरेक्ट इसका डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन इसे क्या है ना कि समय हमारा बचता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सुनिएगा, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी किधर होगा? तो सुनो, एक पार्टिकल जो है मान लो यहां से चल के यहां पहुंचता है, ठीक है, कहां पहुंचता है? वहां पहुंचता है, तो कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? तो डिस्प्लेसमेंट यही ना होगा, इसी को ना डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चलिए डेल्टा एस से, चाहे रहने दीजिए ऐसी से। तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन। तो बाबू, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का भी होगा। तो कोई पूछेगा इस पूरी यात्रा के दौरान एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहा, तो देख लेना कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। तो क्या है कि एवरेज वेलोसिटी भी इधर ही होगा। बोलिए ना, भले ऐसे गया है तो क्या है, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर नेट डिस्प्लेसमेंट है। अरे बोलिए, लेकिन जब बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पर बताइए वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला क्या होता है? ds/dt ना। अरे बोलो, तो ds का मतलब हुआ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बताओ, यहाँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तुम ड्रॉ करोगे तो वो किधर आएगा? वो इधर ना आएगा। अरे यही ना तुम्हारा ds है, तो जिधर ds उधर भी जा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो होगा इधर की तरफ। क्या बोलते हो? अच्छा, कोई बोलेगा कि थोड़ा यहां पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताइए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर छोटे से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो इधर ना होगा।
अरे यार मान लो कोई आदमी ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है, चलते चलते जब वो यहाँ पहुंचेगा तो अगला कदम यही ना रखेगा, तो ये हुआ उसका छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा ये बताइए ना पहले। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी इधर नहीं होगा क्या? और बताओ क्या वो बात नहीं हो गई कि हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? गाड़ी के हेडलाइट के फोकस। अब मान लो ये गाड़ी होता, चल रहा होता, तो जब वो यहाँ पहुंचता तो हेडलाइट का फोकस इधर ना होता है। अरे बोलो ना, यही गाड़ी चलते चलते जब यहाँ पहुंचता है तो हेडलाइट का फोकस इधर ना होता है। और तुमको नहीं लग रहा है कि ये टेंजेंशियल टू पाथ है? अरे है, तो देखिए मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया ये, सही है। अरे बोलो ना, जैसे मान लो कि एक पाथ मैंने ऐसा ऐसा ड्रॉ कर दिया, अब पार्टिकल जो वो इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, और किसी ने पूछा बताओ यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? किधर होगा? टेंजेंशियल टू पाथ। तो टेंजेंशियल टू पाथ तो इधर ही ना होगा। जा जा, गड़बड़ हो गया क्या? क्या गड़बड़ हो गया? एकदम टेंजेंट तो मैंने ड्रॉ किया ही है। तो सर गड़बड़ ये हो गया कि गाड़ी इधर से थोड़े जा रहा है, उधर से आ रहा है, तो आपको टेंजेंट ही ड्रॉ करना है, तो आप इधर ना ड्रॉ करेंगे। ये तुमको समझ में आया ना? बस बहुत है। अब बताओ तब, यहाँ पर तो खैर इधर है, तो थोड़ा इधर बता दो, यहाँ पर किधर होगा? यहाँ पर, हाँ तो इधर की तरफ होगा। आप समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है, गुड, आगे बढ़ सकते हैं, बोलिए। चलिए सवाल है एक, आप ट्राई करिएगा पहले, मैं समझा देता हूँ। एक पार्टिकल ने कुछ यात्रा की है, उस यात्रा का आधा डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया है, और अगला आधा डिस्टेंस उसने v2 स्पीड से ट्रेवल किया है। नहीं समझे आप? जैसे मान लीजिए यहां से 3 लालटेन जो है 1 किलोमीटर है, कितना है? और यहाँ से जनता सिनेमा 500 मीटर है, तो जनता सिनेमा से 3 लालटेन कितना हो जाएगा? 500 मीटर हो जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ से जनता सिनेमा में पैदल गया हूँ और वहां से मैं ऑटो पकड़ के चला जाऊँ, यानी आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से, आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से। आपको बताना है एवरेज स्पीड कितना होगा। आप एकदम डेफिनेशन पे जाइएगा, डेफिनेशन पे। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? जाओ, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आ गया? रट लिया है, अब v1 प्लस v2 बाई 2 आ रहा है इसका। इवन हम भी रटवाएंगे ही इसको, लेकिन उल्टा मत रटो। खैर छोड़ो, मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा, लग रहा है ओमकार भी ला देगा। कहीं नहीं ला सकता है। ठीक है, सुनिए, हुआ क्या है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहां से चल के अगर यहां पहुंचा है, बोलो, तो एकदम आधा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है v1 स्पीड से, अगला आधा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। तो एक काम किया जाए ना, इस डिस्टेंस को x और इसको भी तब x मान लिया जाए। बोलिए ना, मतलब टोटल डिस्टेंस 2x हो गया। अरे टोटल अगर मैं x मानता तो इसको क्या मानना होता है? x बाई 2 x, तो हमको लग रहा है काहे के लिए x बाई 2 के चक्कर में हम लोग पड़े। जब हम ही को मानना है तो कहे ना हम 2x ही मान लें, ताकि आधा x हो जाए, आधा x हो जाए। अब देखो, एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, बोलिए ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो हम ही ने मान लिया 2x है, टाइम लेकिन निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, v1 स्पीड से कोई चीज चल रहा है तो x डिस्टेंस से ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा? अरे तो 9वीं क्लास वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, चाहे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा है, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां तक आने में मान लीजिए अगर t1 टाइम लगा है, तो डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितना है? v1 है। चलिए यहां से यहां तक आने में भी तो x ही टाइम ना लगा है, सॉरी x ही डिस्टेंस ना वो चला है। तो इस टाइम को अगर हम t2 बोल दें तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई क्या? v2। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x है, और टोटल टाइम कितना लगा है? तो t1 प्लस t2। तो छोड़ो, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग x बाई v1 प्लस x बाई क्या? v2। क्लियर है? x बाई v1 प्लस x बाई
v2। अभी क्या है कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बताइए एवरेज स्पीड कितना आएगा। एक काम करो ना, x को कॉमन ले लिया जाए और कॉमन लेके इस x को काट दिया जाए, खत्म हो जाएगा, x बेचारा गायब ही हो जाएगा। तो नीचे में खाली 1/v1 और प्लस 1 क्या v2 बचेगा। 2 बाबू v1 v2 का एलसीएम लोगे तो v1 v2 ही आ जाएगा, है कि नहीं। आई चल जाएगा v1 इधर, सॉरी v2 इधर v1 इधर, तो मिला जुला के तो v1 प्लस v2 ही ना होगा, और नीचे वाला गया ऊपर, तो एवरेज स्पीड आ गया आपका 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ऐसा करके हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हमको रटना है, इसको हमको याद कर लेना है कि पूरी जर्नी का आधा डिस्टेंस अगर v1 स्पीड से और अगला आधा डिस्टेंस अगर v2 स्पीड से किसी ने ट्रेवल किया है, तो एवरेज स्पीड आता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, हर 2-3 साल में समझ लो कि एक बार जरूर आता है। हाँ, पी वाई क्यू अगर हम देखेंगे तो 8-10 वो क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या करेगा पता है, बोलेगा कि एक पार्टिकल था। देखो 2 टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है, बढ़िया से समझिए। एक पार्टिकल है, वो आधा डिस्टेंस जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, आधा डिस्टेंस जाता है वो 60 किलोमीटर पर आवर से, तो बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा। ठीक है, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 करेंगे। अरे बोलिए ना, और हमको लग रहा है कि 60 है 40 का 24 आ जाएगा, तो 24 दुनिया 48 किलोमीटर पर आवर आएगा ना। एक तरीके का और सवाल पूछता है। किस तरीके का? वो बोलेगा कि एक पार्टिकल है, गया है 40 किलोमीटर पर आवर से, अब वापस लौट आया है 60 किलोमीटर पर, तो ये भी सेम केस हो गया, तो इसमें भी जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस बराबर ना है। अरे यार, वो डिस्टेंस बात पे डिपेंड नहीं करता, बस इतना समझिए कि ये भी आधा डिस्टेंस और आधा डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस का आधा v1 से और आधा क्या v2 से। तो इस केस में भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सही है, गया है फिर लौट आया है, लेकिन डिफरेंट स्पीड से जाके अगर आया है तो हम लोग 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तब तो हमको बनाना पड़ेगा, अब कितना हम लोग रटेंगे, है कि नहीं। 3 भाग में बांट देगा तो हमको बनाना पड़ेगा, तो x x x 3 को लेना पड़ेगा ना। इसको लिखना होगा x बाई v1 x बाई v2 x बाई v3, तब लिखेंगे हम 3x डिवाइडेड बाई x बाई v1 प्लस x, तब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि तब कुछ इस तरीके से आएगा, ये 3v1 v2 v3 आएगा, और यहाँ आएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो हमको लग रहा है काहे के लिए इतना, जब आ ही जाएगा तो हम लोग बना ही लेंगे उसको, ठीक है ना। आगे बढ़े, इसको इसमें कुछ लिखना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप करिए कम से कम। इसमें पता है क्या है, इसमें टोटल टाइम का आधा v1 से और आधा v2 से, मतलब समझिए कि कोई आदमी अगर एक घंटा चला है ना, तो आधा घंटा वो पैदल चला है, आधा घंटा वो ऑटो से चला है। क्या कहानी है बोलिए। पार्टिकल चलता है, पार्टिकल चलता है तो वो टी टाइम जो है वो किसी v1 स्पीड से चलता है, और अगला टी टाइम जो है वो किसी v2 स्पीड से चलता है। सही है, यही कहानी है। तो अब की बार हमने क्या माना है, अपने से टाइम मान लिया अपने से, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टाइम तो हमको पता चल गया, 2t हमको लिखना है। अरे डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना,
तो मान लिया जाए ये वाला जो डिस्टेंस है वो x1 है, तो 9वीं क्लास वाला फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसका मतलब v1 इंटू टी, और x2 हो जाएगा आपका v2 इंटू टी। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x1 प्लस x2 हो गया, बोलिए। हाँ, तो क्या x1 x2 लिखा, डायरेक्ट लिख ले क्या? v1t प्लस कितना v2t डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन यहाँ से लेकर वहां तक कितना है, तो 2t ना है, 2t है, t और t बराबर है। अभी क्या है कि इसमें से t और t कॉमन निकल जाएगा, तो t कॉमन निकल के इस t को काट देगा, और एवरेज स्पीड आ गया तुम्हारा v1 प्लस v2 बाई 2। तो अगर डिस्टेंस बराबर है, क्या बराबर है? डिस्टेंस अगर बराबर है तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 आएगा। लेकिन बाबू अगर टाइम बराबर है तो v1 प्लस v2 बाई 2 कर लेंगे बस। आप समझ रहे हैं? मैंने 40 और 60 अगर दे देगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे का मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि टोटल को तुम हाथी मानो, फिर हाथी बाई 2 लिखो, फिर भी आ जाएगा। ठीक है, एकदम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाक पकड़ने के इनफाइनाइट तरीके हैं, नहीं है? तब आगे बढ़े, तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हाँ, हमको पानी पिला। इस स्वेटर की कैटेगरी में आता है क्या? तो स्वेटर का है, पानी है, तभी ठीक नहीं है। हाँ, क्या दिया है? अरे क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है ना? कितना दिया है? वेलोसिटी बराबर दिया है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस कितना 2 दिया है। बोलिए बोलिए। हाँ, और पूछ क्या रहा है? अरे पूछ क्या रहा है? अच्छा, वेलोसिटी दे के वेलोसिटी ही पूछ रहा है, तब तो ये तो सबसे सिंपल चीज हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, t की जगह पे, मैंने पहले हमको वेलोसिटी एट 0 सेकंड चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, t की जगह 0 डाल देंगे। 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना 0 और प्लस 2, और जो आंसर है ऑब्वियसली किस में होगा, मीटर पर सेकंड में। तो क्या ये 2 मीटर पर सेकंड आ गया? चलो ठीक है, बताओ दूसरे पार्ट में वेलोसिटी कब पूछ रहा है? 2 सेकंड पे। तो हम वेलोसिटी 2 सेकंड पे निकालने के लिए जहां जहां t है उसकी जगह क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो बताइए 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना 2 और प्लस 2, एंड योर आंसर विल बी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या है कि ये हो जाएगा 4 3 12, 12 में से 4 गया 8 2 कितना 10 मीटर पर सेकेंड। अरे ये सब तो कम से कम आ रहा होगा ना। चलिए बढ़िया है, और बताइए आगे। थर्ड पार्ट में बताइए आप कि वेलोसिटी आपको कब चाहिए, 4 सेकंड पे चाहिए। तो क्या किया जाए, जहां जहां t है उसकी जगह पे 4 डाला जाए। तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना 4 और प्लस 2, और आंसर जो होगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में। 4 चौका 16, 16 3 48, 48 में से गया 8 40, 40 से 2 कितना 42 मीटर पर सेकंड। ये आ गया था आप लोगों का, इसमें तो कुछ था ही नहीं। हाँ, अगले में कह रहा है, अगले में कि आपको पोजीशन बताना है, पोजीशन बताना है। वेलोसिटी दिया है और बताना है पोजीशन। अब क्या किया जाए, हैं? इंटीग्रेट किया जाए। अच्छा, हमको वेलोसिटी दिया है, पोजीशन बताना है, तो इंटीग्रेट किया जाए। हाँ, अब कैसे पता चला इंटीग्रेट किया जाए? जी, पीछे वाला चाहिए, तो इंटीग्रेट करके जाते हैं। ये चीज अभी तक हम बताए शायद नहीं है कि बता दिए हैं, ये चीज हम बता दिए हैं।
मैंने स्पेशली ऐसे तो हम नहीं बताए, वो हमको आगे बताना है एक्चुअली। आगे जाना है तो डिफरेंशिएट करके जाते हैं, पीछे जाना है तो इंटीग्रेट करके जाते हैं। तो देखिए ऐसे मतलब वो ठीक है, अगर आपको वो सब चीज़ याद है तो सही है, लेकिन हम लोग ना जब कुछ ना समझ में आए ना तो एकदम बेसिक चीज़ पकड़ते हैं। बताइए हमको वेलोसिटी दिया है, अब पोजीशन तक जाना है, तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि वेलोसिटी और पोजीशन में क्या वेलोसिटी और पोजीशन में क्या रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वेलोसिटी और पोजीशन में? एक मिनट हमको याद आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू, यही ना होता है। अरे भाई तुमको अगर वेलोसिटी दिया है और पोजीशन बताना है तो पहले तुमको वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का रिलेशन तो पता होना चाहिए ना। हाँ तो पता है, वेलोसिटी का डेफिनेशन ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको पहले तो हम लोग नए पेज पे लेके चलते हैं और बी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बताइए वेलोसिटी कितना दिया है, 3t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस कितना 2। और अभी अभी हमको पता चला कि सिंस वेलोसिटी जो होता है वो कुछ और नहीं, वो dx बाई dt होता है। क्या बोलते हो? तो क्या हम इस v की जगह पे dx बाई dt रख सकते हैं? अभी देखो हम कुछ इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है तुमको रटाया हुआ एक अलग बात है, अरे है कि नहीं। हम तो एकदम एक एक कदम फूक फूक के चल रहे हैं। हम तो पहले ये देख रहे हैं कि भाई वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन क्या होता है, तो ये रहा रिलेशन। फिर हमको लगा कि तब एक काम करते हैं ना, v की जगह रख देते हैं dx बाई dt। तो v की जगह अगर तुम dx बाई dt रख दोगे तो ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस क्या 2। अब तुम बताओ, तुमको x ना चाहिए तो dx को तुमको x बनाना है, तो क्या क्या करते हैं? तो आपको याद होगा कि dx का इंटीग्रेशन x हुआ करता था। अरे बोलिए, तो हमको इसका मतलब है कि, और वैसे भी देखो ना डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है, माने कह रहा है कि x को तुम डिफरेंशिएट करोगे ना तो तुमको ये मिलेगा। हमको वापस x तक जाना है, तो अगर डिफरेंशिएट करके हमको कुछ दिया हुआ है और हमको वापस जाना है तो हम क्या करके जाएंगे? हम इंटीग्रेट करके जाएंगे। मतलब अब इतना समझ में आना चाहिए कि हमको यहाँ इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन इंटीग्रेशन का तरीका होता है सेम टाइप का वेरिएबल सेम साइड में होना चाहिए। बताइए यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? कौन कौन से? x और t अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन होगा, तो सब x एक साइड में, सब t एक साइड में। तो x तो बेचारा यहाँ अकेले है, इसको रहने दो, लेकिन इस dt को हमको भेजना पड़ेगा उधर। तो बाबू इट विल बिकम dx बराबर क्या, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। एकदम ब्रैकेट दे के तब हम लिखेंगे dx। जा 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 ब्रैकेट दे के तब हम लोग लिखेंगे क्या, dt। क्यों ब्रैकेट देंगे? क्योंकि ये तीनों से ना जाके मल्टीप्लाइड हो रहा है। हाँ ठीक है। अब देखो यार, जब भी तुमको डी समथिंग और डी समथिंग दिख जाए दोनों साइड में, कन्फर्म है कि तुमको क्या करना है, तुमको इंटीग्रेट ही करना है, उसके अलावा तुमसे कुछ होगा भी नहीं। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है दोनों साइड सांप छोड़ दीजिएगा बस। अरे बोलिए ना। हाँ अभी एक और चैलेंज है। क्या चैलेंज है? लिमिट पुट करने का। हमको लिमिट भी पुट करना होता है। इंटीग्रेशन आपको आता है? थोड़ा बहुत आता है, मतलब मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो लिमिट पुट करना है, तो ध्यान ध्यान दीजिएगा। अच्छा लिमिट कितना होता है? दो गुना होता है, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है। एक लिमिट का हिंट क्वेश्चन आपको देगा और एक लिमिट आपको अपने से रखना होता है। मतलब एक लिमिट क्वेश्चन देगा और एक लिमिट हम वो रखेंगे जो हमको निकालना है। तो पहले आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा केयरफुली पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसने हमको कुछ हिंट दिया है। तो ये कह रहा है इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज x इज इक्वल्स टू 0। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? कह रहा है t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पोजीशन 0 मीटर है, यही बनेगा एक लिमिट। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पोजीशन कितना है? 0 है। समझ में आया? इधर वेरिएबल टाइम ही ना है, तो इधर लिमिट टाइम के आधार पर रखेंगे। इधर वेरिएबल कौन है? पोजीशन है, तो इधर लिमिट हम लोग पोजीशन के आधार पर रखेंगे। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन जो है वो 0 है। हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे पोजीशन कितना है। ओ माय गॉड। फिर पता करना है t इज इक्वल टू 2 सेकंड में पोजीशन कितना, फिर पता करना है t इज इक्वल टू 4 सेकंड में पोजीशन कितना। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग यही पता कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू t सेकंड में पोजीशन कितना है। देख रहे हो, सांप छोड़ने का बात बोले, देख रहे हो।
अच्छा, तुमने ये कभी महसूस किया है कि जैसे तुम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो किसी से, अचानक से तुम मोबाइल खोलते हो तो उसी के बारे में कुछ वीडियो वीडियो आ जाता है, हैं? तो सुन, मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सब सुन रहा है। बहुत कुछ, जैसे एक बार हम बता रहे थे, कुछ ऐसा बता रहे थे कि क्या, कुछ माने खाना में था कि दो दो चीज़ जो है साथ में नहीं खाना चाहिए। ये हम अपने घर में बात कर रहे थे, और उसके बाद जब हम YouTube खोल के स्क्रॉल कर रहे थे तो सही में उसी से रिलेटेड एगो वीडियो दिखा रहा है। अभी हम सांप छोड़ने का बात कर रहे हैं, देखो सांप आ गया। मैं कह रहा हूं कि एक काम करते हैं ना, हम लोग ये पता कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड में पोजीशन 0 है, तो t इज इक्वल टू t सेकंड पे पोजीशन अगर x है तो ये पता कर लेते हैं। अब बाद में t की जगह पे हमको जो भी वैल्यू चाहिए होगा हम वो रख लेंगे। अब बताइए dx का इंटीग्रेशन कितना है? x होता है। dx का इंटीग्रेशन x होता है। फिर आपको याद होगा कि इसको हम ब्रैकेट में डालते हैं, नीचे वाला लिमिट नीचे और ऊपर वाला लिमिट ऊपर रखा जाता है, बराबर 3 पार्टिसिपेट, और इंटीग्रेशन का तरीका होता है कि पावर में 1 ऐड किया जाता है और फिर उसी पावर से डिवाइड किया जाता है। तो आप पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये t टू दी पावर 3, t टू दी पावर क्या होगा? t टू दी पावर 3। अब आई क्या? अरे ये तो वो 3 है जो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 ना होगा। चलिए माइनस है तो माइनस दिया जाए, फिर 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और t का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2। कैसे भाई? तो यहाँ पावर कितना है? 1 है, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, और फिर उसी पावर से डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस दीजिए, और आपको याद होगा अगर अकेला कांस्टेंट मिल जाए तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं? उसको तो छाप देते हैं, अब बगल में ये वाला ले आके पुट कर देते हैं, जा माने 2 का हो जाएगा 2t। अच्छा यहाँ x होता है तो 2x हो जाता है, यहाँ हाथी होता है तो 2 हाथी हो जाता है। उसके बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग बड़े से ब्रैकेट में डालेंगे, नीचे वाला लिमिट नीचे और ऊपर वाला लिमिट ऊपर रखेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, तो जहाँ x है उसकी जगह पे पहले ऊपर वाला रखिए, तो x, अब माइनस का साइन देके फिर किसको रखिए? नीचे वाला रखिए, तो x माइनस 0 बराबर, हाँ अरे यार ये सब तो कट गया है। अब जहां जहां t है उसकी जगह पे किसको रखें? t। तो t की जगह t रखोगे तो वही ना रह जाएगा, तो मिला जुला के ये रह जाएगा टी क्यू माइनस टी स्क्वायर, अब प्लस कितना रे बाबू? 2t। तुमको समझ में आया? और उसके बाद बताओ जहां जहां t है उसकी जगह पे हमको क्या रखना होगा? अरे माइनस का साइन ना दिया जाता है, जहां जहां t है उसकी जगह पे आप 1 रखिए, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना? 1। अब बताइए यहाँ से x इज इक्वल टू मिला टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, अब माइनस, अच्छा ये तो खत्म ही हो गया ना, 1 का क्यूब भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, और सिर्फ बच जाएगा कितना? देखिए हमने वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया है पोजीशन टाइम इक्वेशन में। आप समझे नहीं? अब हमको जिस समय का पोजीशन चाहिए हम बता सकते हैं। किस समय का पोजीशन चाहिए? 0 सेकंड का पोजीशन चाहिए। अच्छा तो ये देखिए पोजीशन एट 0 सेकंड चाहिए, तो जहां जहां t है उसकी जगह पे, हाँ 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 2 बराबर -2 मीटर होगा। पता चल गया एकदम। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? -2 मीटर पे है। चलिए सेकंड वाले में बताइए कहाँ चाहिए? 2 सेकंड पे चाहिए, तो पोजीशन एट 2 सेकंड चाहिए, तो जहां जहां t है उसकी जगह पे क्या डालेंगे? 2 डालेंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 -2, और आंसर ऑब्वियसली मीटर में ही रहेगा। तो बताइए, हमको तो लग रहा है ये तो कैंसिल ही हो गया। 8 - 2 कितना आ रहा है? 6 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 मीटर। यानी 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है? 6 मीटर पे है। सही है। 3 सेकंड पे नहीं 4 सेकंड पे, हाँ 4 सेकंड पे पोजीशन क्या है? तो पोजीशन एट, क्या किया जाए? जहां जहां टी है उसकी जगह 4 डाला जाए, तो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 4 माइनस कितना? 2 मीटर। बताइए तो ये 4 चौका 16 चौका 64, 64 में से 16 गया कितना? 48, 48 8 कितना? 56 में से 2 गया
54 मीटर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 मीटर। बोलो ना, सुनो इसको मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे भी बना सकते थे कि जैसे हम डायरेक्ट ये भी निकाल सकते थे। ये भी कैसे? तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन कितना दिया था? 0 मीटर, और हमको t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ना पोजीशन चाहिए, तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे। t इज इक्वल टू यहाँ क्या डाल देते हैं? 0 डाल देते ना। बोलो ना, तो तुमको पता है डायरेक्ट ये आ जाता, मतलब ये सब ना आके डायरेक्ट यही आ जाता है। लेकिन फिर भी हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको एक ही टाइम पे थोड़े पता करना है, हमको 3 टाइम पे पता करना है। तब ई का अब हमको 3 बार करना होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि काम करते हैं ना, किसी भी जनरल टी पे एक्स निकाल लेते हैं। आप समझे नहीं? किसी भी जनरलाइज टी टाइम पे हम लोग एक्स निकाल लेते हैं। तो टी टाइम पे एक्स यही ना आ रहा है। अब जो जिस टाइम पे हमको चाहिए वो टाइम हम पुट करेंगे, हमको एक्स मिलता जाएगा। सही है? चलिए ठीक है, तो अगले पार्ट में देखिए क्या कहता है। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड। क्या डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का? चेंज इन पोजीशन हो गया। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए सी पार्ट में, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम क्या? 2 सेकंड से 4 सेकंड, इसका मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन चाहिए इन टाइम इंटरवल 2 सेकंड टू 4। इसका मतलब हुआ पोजीशन एट 4 सेकंड माइनस पोजीशन एट क्या? 2 सेकंड। चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सही है? तो बोलो बाबू, फाइनल पोजीशन का मतलब 4 सेकंड का पोजीशन कितना है? 54 मीटर। और 2 सेकंड का पोजीशन कितना है? 6 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे 54 मीटर माइनस कितना? 6 मीटर बराबर क्या? 48 मीटर। हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, 48 मीटर है। अरे है कि नहीं? चलिए ठीक है, डी पार्ट में तुमसे क्या बोल रहा है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट, या आप यूं कहें तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स कहां से लेकर कहां तक? 2 सेकंड से लेके, क्योंकि हमको एवरेज वेलोसिटी भी चाहिए 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक। तो क्या हमने, अरे ये डिस्प्लेसमेंट ही है, क्या हमने ये डिस्प्लेसमेंट निकाल रखा है 2 सेकंड से 4 सेकंड के भी? कितना आया है? 48 मीटर आया है। तो 48 मीटर दे के नीचे टोटल टाइम टेकन कह रहा है। हाँ, तो डेल्टा टी पता है क्यों बोल रहा है? ताकि आप 4 में से 2 को घटा के बता दीजिए। आप समझ रहे हैं? और वैसे भी 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में 2 सेकंड का ही ना समय गुजरा है। तो ये हो जाएगा 2 सेकंड और हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो? तो एक इक्वेशन देगा तो हम कुछ भी बता सकते हैं, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है कि नहीं? हाँ, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसको देखिए, फिर से कुछ पूछना हो तो पूछिए। इंटीग्रेशन कौन सा वाला? वो देखो, होता क्या है ना कि जब इंटीग्रेट कर लिया जाता है तो dx का इंटीग्रेशन क्या था? x। उसके बाद फाइनल आंसर को एक ब्रैकेट में डाला जाता है। ठीक है? अच्छा, तुम तो कल चले गए, मैं एक ग्रुप में भी ज्वाइन हो क्या? तुम एक ग्रुप में मैं तुमको ज्वाइन कर दूंगा, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मतलब लेक्चर है, 2 लेक्चर है बस इंटीग्रेशन का, उसे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन करने के बाद उसको ब्रैकेट में डाला जाता है। तो यहाँ भी देखो, मैंने ब्रैकेट में डाला, यहाँ भी डाला है। नीचे वाले लिमिट को नीचे लिखा जाता है, ऊपर वाले लिमिट को, जहाँ वेरिएबल है तो कौन है वेरिएबल, उसकी जगह पहले ऊपर वाला लिखेंगे। तो x की जगह x लिखेंगे तो x ही ना रह जाएगा। फिर माइनस का साइन देके किसको, नहीं, किसको? नीचे वाले को लिखते हैं। नहीं, 0 नहीं, नीचे वाले को लिखते हैं। अब नीचे वाला कौन है? 0 है, तो x की जगह 0 लिख देंगे। अब देखो, यहाँ भी मैंने वही किया है। जहां जहां वेरिएबल है का मतलब कौन है? t है, उसकी जगह किसको रखा है? t को रखा है। हाँ, तो t को रखोगे तो यही ना रह जाएगा। फिर माइनस का साइन मैंने दिया है, और फिर जहां जहां t है उसकी जगह पे मैंने
नीचे वाले को रखा है। तो देखो टी की जगह 1 रखा है तो इसीलिए ना 1 का क्यूब हो गया है। समझ में आया? बस उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, सही है, आगे बढ़े। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, बाकी तो मैं आपको डीपीएस दूंगा तो क्वेश्चन की तो भरमार होगी उसमें। एक एनसीईआरटी का सवाल है ये। क्या क्या अच्छा है? अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन अ बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम कौन से एग्जाम्पल में बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? पहला कह रहा है कि रेलवे कैरेज है, मालगाड़ी है, तो मालगाड़ी मूविंग विदाउट जर्क, मतलब एकदम स्मूथली चल रहा है, ऐसा समझिए। हालांकि जर्क जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना। हाँ, लेकिन छोड़ो सब। विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस, एक मालगाड़ी 2 स्टेशन के बीच में चल रहा है, तो क्या उस मालगाड़ी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? नहीं, अब डिपेंड करता है, नहीं करता है, तुमको बस हाँ ना बताना है। इस थोड़े तुमसे पूछ रहा है कि ये तो खाली इतना ही ना पूछ रहा है कि इन विच द फॉलोइंग एग्जांपल आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, हाँ या ना। मालगाड़ी समझ रहे हो? अगर रेलवे ढाला पर कभी मालगाड़ी पार करे तो आदमी एक नींद ले सकता है, वो इतना लंबा होता है, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं। क्या बोलते, कितने लोग बोल रहे हैं कि मान सकते हैं? तो हाथ उठा, हाथ उठा। तुम भी बोल रही है मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? कुछ भी मैंने बोलना जरूरी है ना, जो मन में आता है, हैं? सुनिएगा, अगर अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो है, हाँ बोलो। पागल, हमको चक्का नहीं ना देखना, पूरा मालगाड़ी देखना है। पूरा मालगाड़ी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के रेस्पेक्ट, डायमेंशन का मतलब उसका लंबाई चौड़ाई के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे बताइए, क्या लग रहा है, मालगाड़ी 2 स्टेशन के बीच में अगर चल रहा है तो 2 स्टेशन के बीच का गैप जो है क्या 200-400 मीटर होगा? है? मालगाड़ी यहाँ से चलेगा, छावनी जाकर रुक जाएगा? नहीं, 2 स्टेशन यहाँ से अगर चलेगा, देखो अब रास्ते में कहीं उसको सामान उतारना चढ़ाना नहीं है ना, तो समझ लेना कि यहाँ से चलेगा तो सीधे वो कहाँ जाएगा? अरे मैंने कम से कम नरकटियागंज जाएगा, क्या कि जंक्शन है, जंक्शन पे थोड़ा रुकना होता है। अब समझ रहे हैं? तभी यहाँ से नरकटियागंज 35 किलोमीटर ना हो गया। अब मालगाड़ी का लेंथ कितना होता होगा? 300, 400, 500 मीटर यही होता होगा। क्या बोलते हो? तो 35 किलोमीटर का मतलब हुआ 35,000 मीटर के रेस्पेक्ट में 300-400 मीटर जो है वो बहुत कम ही ना है। चलिए नहीं, काम करते हैं, उतना 35 हम नहीं 10 किलोमीटर मानते हैं। बोलिए, मान लीजिए यहाँ से जाके चंदपटिया रुक गया, हालांकि चंदपटिया शायद 15 किलोमीटर है, खैर तो 10 किलोमीटर को ना हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका 1 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और क्या 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। अब मालगाड़ी का जो लेंथ है 100 मीटर मान लिया जाए, 100 मीटर भी अच्छा खासा लेंथ हो गया, मान लिया जाए। अब उस 100 मीटर को हमको दिखाना है इसमें, तो ये पूरा 1 किलोमीटर है, तो इसका 1/10। हाँ, तो 1/10 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ठीक है, मान लेना 11 को हो गया, गलती से 10 को मान लेना। बोलो, अब तुम बताओ 100 मीटर को तुम दिखाओगे तो यही ना रहा है, तुमको नहीं लग रहा है कहने को मालगाड़ी है, लेकिन दिख रहा है किसकी तरह? एक पॉइंट की तरह हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना वो इसके लेंथ के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत ज्यादा है। तो पूरे डिस्टेंस को अगर हम एक साथ कवर करके देखें तो हमको वो मालगाड़ी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखेगा। लेकिन मान लीजिए मालगाड़ी 500 मीटर ही चला होता, बोलो 500 मीटर चला हो तो 500 मीटर जाके वो रुका होता, तो 500 मीटर का क्या मतलब? ये हो गया 100 मीटर, ये हो गया 200 मीटर, ये हो गया 300 मीटर, ये हो गया 400 मीटर, ये हो गया 500 मीटर। ठीक है थोड़ा, हाँ। अब मालगाड़ी को तुमको ड्रॉ करना है और मालगाड़ी खुद 100 मीटर का है, तो 100 मीटर का तो मतलब हुआ कि तब ये ना हो गया कि अब हम इस मालगाड़ी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, अब हम नहीं मान सकते हैं। कहाँ हमको दिख रहा है? पॉइंट की तरह दिख रहा है।
तो ऐसा जबरदस्ती थोड़े माना जाता है, सही में दिखेगा तभी हम मानेंगे। यहाँ हमको दिख रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, यहाँ हमको नहीं दिख रहा है, तो सेम मालगाड़ी यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ ट्रेवल्ड डिस्टेंस उसके लेंथ के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ ट्रेवल्ड डिस्टेंस ज़्यादा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब समझ रहे हैं? तो यहाँ हम नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग मान लेंगे। तो ठीक है, दो स्टेशन के बीच में हम मालगाड़ी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। कह रहा है A monkey sitting on a top of a man cycling smoothly on a circular track. एक बानर है जो एक आदमी साइकिल चला रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पे और स्मूथली चला पा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सर्कुलर ट्रैक बहुत छोटा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे अभी इस क्लास में ही मैं एक ट्रैक बना दूं सर्कुलर और बोलूं कि तुम साइकिल चलाओ, क्या बहुत स्मूथली चला पाओगे? बहुत केयरफुली तुमको चलाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो मतलब कम से कम होना चाहिए, ट्रैक जो होना चाहिए वो 100 मीटर का होना चाहिए। बोलिए 50-60 माने कम से कम 50 मीटर का होना चाहिए। अब बताइए कि मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक जो है उसका लेंथ जो है टोटल 50 मीटर है, साइकिल कितने का होता है? उसमें 2 मीटर का होगा, 2 मीटर। अब साइकिल उसमें मान लीजिए कि 2 मीटर का है, अब उसमें भी आदमी का क्या होता है डायमेंशन, हमको लग रहा है आधा मीटर भी नहीं होगा। अब उसमें भी आदमी जो है वो यहाँ है, अब उसके भी सर पे एगो बानर बैठा हुआ है, तो तुमको नहीं लग रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में लगभग वो बानर हमको कैसा दिख रहा है? वो पॉइंट ऑफ ही दिख रहा है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ भी हम लोग मान सकते हैं, हाँ यहाँ भी उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, क्योंकि साइकिल अगर स्मूथली चला रहा है तो उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो होगा ना वो उसके रेस्पेक्ट में कम से कम, मतलब उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, अगला कहता है स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है। वो जब हिट करता है ग्राउंड को ना तो शार्पली टर्न करता है। तो मान लीजिए बॉल को मैंने ऐसे ऐसे फेंका, तो जब वो जमीन से टकराया तो टकरा के शार्प टर्न ले लिया, तो क्या हम इस बॉल को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? हाँ या ना? कहीं नहीं मान सकते हैं। नहीं, शार्प टर्न एकदम समझो ना, शेन वॉर्न है वो, एकदम 90 डिग्री घुमा दिया। शेरवान 90 डिग्री घुमा देता था। हाँ, ग्राउंड छोटा हो गया। क्या बात करते हो? हमको तो नहीं लग रहा है 24 गज का ग्राउंड होता है, उसके रेस्पेक्ट में वो बॉल जो होगा है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट आप उसको नहीं मान सकते हैं। पिच को माना जा रहा है कि पूरे ग्राउंड को? अभी तो आप समझिए, वो पहले आप बताएं, हमको जो बताना होगा तो हम बाद में बताएंगे। पहले आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं? मान सकते हो? कितने लोगों को लग रहा है नहीं मान सकते हैं? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ हम नहीं मानेंगे। यहाँ थोड़ा ना स्पिन वाली बात आ गई। स्पिन वाली बात आ गई का मतलब रोटेशन की बात आ गई। समझ रहे हो? रोटेशन कभी भी एक पॉइंट का नहीं होता है, रोटेशन हमेशा होता है लाइन का। माने कम से कम रोटेशन किसका होगा? तो लाइन का होगा। आप समझे नहीं? और लाइन में कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। अरे यार, कम से कम 2 पॉइंट होगा तबे हम लाइन उसको मान सकते हैं। एक पॉइंट को कभी भी लाइन माना जा सकता है? पॉइंट को हम एक जगह से दूसरे जगह, पॉइंट का हम ट्रांसलेशनल मोशन करा सकते हैं, पॉइंट का रोटेशन हम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होता है, तो कैसे रोटेट करा पाओगे? यानी जब भी रोटेशन होगा ना तो वो कभी भी एक पॉइंट का नहीं होगा, एक से ज्यादा पॉइंट आपको मानना ही पड़ेगा। इसीलिए जब हम लोग रोटेशन पढ़ते हैं ना तो रोटेशन के जस्ट पहले हमको पढ़ना होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अरे बोलो ना, चाहे तुमको याद होगा रोटेशन नाम के चैप्टर का असली नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो बॉडी बोल रहा है का मतलब उसमें एक पार्टिकल नहीं हो सकता है। तो जब बात रोटेशन की होगी तो कभी भी एक पॉइंट उसमें नहीं होगा, कम से कम 2 पॉइंट होगा। अरे रोटेशन का मतलब हुआ एंगल बनाना, और एंगल एगो पॉइंट बनाता है कि लाइन बनाता है? आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर बात रोटेशन की हो रही है, इसीलिए हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। मानेंगे कम से कम उसमें 2 पॉइंट तो होना ही चाहिए ताकि हम देख सके कि वो कितना घूमा है। यहाँ नहीं मानेंगे। कह रहा है एक टम्बलिंग बीकर है, वो स्लिप कर जाता है टेबल के एज से, तो क्या उस बीकर को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? क्या नहीं मान सकते? हाँ, मान लो कि टेबल, अभी यही ना टेबल होगा, अब उस पर बीकर जो रखा होगा मान लो इतना बड़ा रखा होगा, वैसा तो लगे
ढक्कन की तरह थोड़े होगा, बीकर है तो बीकर की तरह होगा। तब मान लो बाबू कि ये तुम्हारा टेबल है, अब उसमें मान लो कि यहाँ इतना बड़ा बीकर रखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, 10 में एकदम एकदम, तब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। हाँ मैंने किसका से, तुमको इसका से, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये इसने क्या बोला है? क्या हम माने? हम कुछ नहीं माने हैं। जो दिया है हम वही चीज मान रहे हैं। इसने क्या बोला है? क्या बोला है? दो दो स्टेशन क्या 500 मीटर के दायरे में होगा? बोला है ना कि स्मूथली। तो तू क्या, तुम 10 मीटर के ट्रैक पे चला सकते हो साइकिल स्मूथली? है? चलो 20 मीटर तुम मानते हो, चलो 20 मीटर मानते हो, 20 मीटर मानते हो, इसको तुम 20 ही मीटर अगर मान लेते हो, तभी कितना होगा? आदमी का डायमेंशन यहाँ से कितना, आधा मीटर है, बोलो। तो 40 गुना छोटा हो गया कि नहीं? उसके सर पे भी एक छोटा सा बंदर बैठा हुआ है, तो वो, और तुम उसको आधा का आधा मीटर मान सकते हो, है कि नहीं? तो और वो 80 गुना छोटा हो गया कि नहीं? आप समझ रहे हैं? हम क्या 5 मीटर के सरकमफेरेंस में चला सकते हैं क्या साइकिल स्मूथली? नहीं चला सकते हैं। इसने साफ साफ बोला स्मूथली चला रहा है का मतलब कोई टेंशन नहीं, वो आराम से चला पा रहा है। तो आराम से तभी चला पा रहा है, कम से कम 20 25 30 मीटर का तो होगा ना, 50 100 मीटर का तो होगा ना, है? इसमें भी स्पिनिंग वर्ड बोल दिया है। तो जब स्पिनिंग वर्ड बोल दिया कि टकराने के बाद वो घूम जाता है, तो जाहिर सी बात है हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ रोटेशन वाला बात आ गया है। कुछ भी हम जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं। अब हाँ, अब ये टेबल बोला है, तो कहाँ तुम टेबल देख लिया है कि एकदम रखा हुआ है 10 मंजिला के बगल में, है? ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको दे रहा है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है। मानने को तो सही बात है, हम कहें नहीं, हम 500 मीटर के दूरी पे कहीं नहीं 2 स्टेशन बना सकते हैं, एकदम बोलेंगे मालगाड़ी को रुकना ही पड़ेगा तुमको। लेकिन ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है कि कोई टेबल जो होगा वो 10 मंजिल के एकदम एज पे रखा हुआ होगा। तो ठीक है, यहाँ से गिरता है तो इसका जो हाइट है वो टेबल के हाइट से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। अरे बोलो ना। हाँ, लेकिन यही बोलता है कि 10 मंजिल के रेलिंग पे एक बीकर रखा हुआ है और वो गिर गया, तब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो यहाँ हम लोग नहीं मानेंगे। क्या? नहीं, तो ये क्या बोल रहा है? स्लिप ऑफ, गिर गया नीचे। तो यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, रोटेशन हुआ होगा, लेकिन यहाँ फोकस किस पर किया जा रहा है? वो नीचे गिर गया। ठीक है, गिर गया। हाँ, तो हम ट्रांसलेशन मोशन पर फोकस करेंगे। अब ऐसे में तो यार, अब ट्रेन भी चल रहा है तो उसका चक्का रोटेट कर रहा होगा। यहाँ फोकस ही किया गया है कि ये नहीं बोला जा रहा है कि बॉलिंग कराया गया तो बैट्समैन, बॉलर ने फेंका, बैट्समैन तक बॉल पहुंचा। तो इस पूरे पाथ को अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन पर हमको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि बॉल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा, तब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अगर ये बोला होता ना कि बॉलर ने बॉल फेंका है और बैट्समैन ने उसको हिट किया है, तो इस यात्रा में बताइए हम उस बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे कि नहीं? तो ये तो ट्रांसलेशनल मोशन ना हो गया, तब इसमें तो हम लोग मानेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने एग्जैक्टली क्या कहा है कि क्या, किसने फेंका है, किसने मारा, इस पर मत ध्यान दीजिएगा। बस इस पर ध्यान दीजिए कि वो जहाँ टकराया है वहां से वो घूम गया है। समझ रहे हो? तो यहाँ फोकस रोटेशनल मोशन पर है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ फोकस ये नहीं है कि वो बीकर रोटेट किया होगा, यहाँ है कि बस वो स्लिप करके नीचे गिर गया है। तो हम ट्रांसलेशनल मोशन में, आई बाप रे बाप, मैंने अच्छा अच्छा, बोलो ना। नहीं देखिए, आप ना बहुत ज्यादा ये मत करिए। एनसीईआरटी प्रैक्टिकल सिचुएशन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करता है, ठीक है? तो एकदम प्रैक्टिकली आप देखिए कि आपको क्या मानने का मन करा, आप वही मानिए, जबरदस्ती मत करिए, ठीक है? एक अब यही बॉटल है, रखा हुआ है, गिर गया, ऑब्वियसली गिरते समय रोटेशन होगा। प्योर ट्रांसलेशन किसका होता है? अब जैसे मान लीजिए मैं ही जा रहा हूँ, अब मैं घूम के इधर जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए तो मैं घूमा ना, तो मेरा तो रोटेशन हुआ ही। चाहे मैं चल रहा हूँ तो मेरे पैर का रोटेशन नहीं हो रहा है ये, लेकिन फिर भी
अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो फोकस करना होगा तो मेरे ट्रांसलेशनल मोशन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, खैर ठीक है, मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी एगो लाइन उठा के तुमको दे देगा। ठीक है, बीकर मतलब वो लैब वगैरह में बीकर नहीं होता है, उसी को बोला जाता है। टम्बलिंग का क्या मतलब होता है? अरे वो जैक एंड जिल वाले में भी टम्बलिंग है ना शायद, जैक एंड जिल वेंट अप अ हिल, जिल कैन टम्बलिंग आफ्टर करके कुछ है ना उसमें। टम्बलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? हैं? अच्छा हाँ, तो अचानक से गिर जाना। ठीक है, हाँ, तो टम्बलिंग बीकर का मतलब हो गया गिरता हुआ बीकर। ठीक है, एक गिरता हुआ बीकर जो कि टेबल के कोने से गिरा, तो गिरता हुआ का मतलब हुआ कि हम ट्रांसलेशनल मोशन पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, ये भी एक सवाल है, एनसीईआरटी का ही है। इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया है? हाँ, दो बच्चों का नाम क्या है? ए और बी। दिख रहा है तुमको? ग्राफ दिख रहा है? दोनों दोनों ग्राफ जो है वो कैसा है, मतलब दोनों कर्व जो है कैसा है? स्ट्रेट है। ठीक है, ये ए के लिए है और ये किसके लिए है? रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू। वो लोग अपने स्कूल से घर जा रहा है, तो स्कूल का नाम है ओ। क्या नाम है? यानी स्कूल वो एकदम ओरिजिन पे है, और उनके घर का नाम है पी एंड क्यू। तो जाहिर सी बात है, ए के घर का नाम पी होगा, क्यू के घर, सॉरी, बी के घर का नाम क्यू होगा। तो तुमको बताना है कि इसमें से कौन कौन क्या मतलब इसमें करेक्ट होगा। पहला कहता है ए या बी में से कौन है जो लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी और ए, मतलब कौन किससे स्कूल से ज्यादा नजदीक रहता है, या यूं बताइए ना, कौन स्कूल के ज्यादा नजदीक रहता है? ए की बी? कौन स्कूल के ज्यादा नजदीक रहता है? किसका घर स्कूल से ज्यादा करीब है? ए का घर ज्यादा करीब है। ये तुमको कैसे पता चला? ग्राफ देख के ऑब्वियसली। तो मैंने ग्राफ देख के कैसे पता चला? स्लोप कम है, स्लोप कम है तो उसका घर नजदीक हो गया। ओरिजिनल बात बताओ, बकवास मत करो। दो पॉइंट के बीच, कौन से दो पॉइंट्स के बीच का? स्कूल कहाँ है? ओ पे है। घर कहाँ है? अरे भाई रे, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस का मतलब कौन सा एक्सिस? पोजीशन वाला एक्सिस है। ये हमको पोजीशन बता रहा है। ये मान लो 100 मीटर है, ये 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, ये क्या है? 500 मीटर है। ये 600 मीटर, 700 मीटर में भी 800 मीटर है। अरे तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि पी जो है ओ से नजदीक है। अरे यार, हाँ, हमको पोजीशन है ना पता करना, किसका पोजीशन नजदीक है। तो पी का पोजीशन नजदीक है, क्यू का पोजीशन दूर है। ये कुछ 500 मीटर पे है, कुछ 800 मीटर पे है। तो ये वाला एक्सिस देख के पता करेंगे कौन नजदीक रहता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन क्या? बी। ये जो है बी के रेस्पेक्ट में स्कूल से ज्यादा नजदीक रहता है। अब अगला बताइए, कौन स्टार्ट अर्लियर देन किसके? कौन माने स्कूल से पहले चलना शुरू कर देता है? ए की बी? कौन पहले चलना शुरू करता है? ए की बी? कितने लोग ए कह रहे हैं कि सर ए पहले चला है? ए सर पहले चला है। कौन लोग ऐसा कहता है? थोड़ा हम भी देखना चाहते हैं। देखो, अगर तुमको लग रहा होगा तो हाथ उठा देना। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी पूरी क्लास में हम अकेले सही होते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ही होता है, इस पर भी ध्यान दीजिए। तो तुम कह रही है कि ए जल्दी चला है, और कौन कह रहा है कि ए जल्दी चला है? अच्छा, ये भी कह रही है, ये भी कह रही है कि ए जल्दी चला है। दो आदमी देखिए हो गया। च-
माने छुट्टी एक ही टाइम होता है तो सब बच्चा एक ही बार निकल जाता है, हैं? क्या बात करते हो? कौन जल्दी चल रहा है? अभी सब मिलके बी बोल रहा था, अब सब मिलके ये बोल रहा है। इससे हमको डाउट हो रहा है कि हमारे पूर्वज सियार थे कि बंदर थे, हैं? अभी सब एगो बी बोला तो सब बी बोल रहा था, अभी सब वो बेचारी ए होगा। ए होगा। कैसे हमको समझाओ कैसे ये हो? मार डालेंगे स्लोप स्लोप बिल। अरे जब तुम लोग ग्राफ देखते हैं खाली मुंह में से स्लोप निकलता है। हम पूछ रहे हैं कौन जल्दी चलेगा, फिर बोल रहा है सब स्लोप। किसका घर नजदीक है तो कह रहा है सब स्लोप उसका है। माने कुछ भी हो पैरासीटामोल खिला देना है। तुम लोग कैसा डॉक्टर बनेगा है? वो अगर आप ए कह रहे हैं कौन एक्सप्लेन करेगा कि ए क्यों चलेगा, चाहे बी कह रहे हो तब भी जो एक्सप्लेन करेगा वो। हाँ तुम बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, बी का पोजीशन चेंज एकदम बहुत ओरिजिनल बात बोल रहा है ये। अरे पागल, कौन पहले चला है? ये तुमको मैंने नहीं बोला, बाकी लोगों को मैंने बोला है। मैं कह रहा हूं किसका घर नजदीक है, तो इसके लिए हम ये वाला एक्सिस देखे थे कि हाँ इसका घर सर देखिए, अगर मान लीजिए कि 100 200 300 तो 500 मीटर का। कौन जल्दी चला है, तो ये जल्दी चलना देर से चलना ये टाइम की चीज ना हो गई। तो हम कौन सा वाला एक्सिस देखेंगे? हम टाइम वाला एक्सिस देखेंगे। ये है t इज इक्वल टू 0 है। मान लो कि ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड पे ए का पोजीशन ये क्या दिखा रहा है? अरे ए का पोजीशन बदल नहीं गया, ए स्कूल से थोड़ा दूर नहीं आ गया। अरे तुमको समझ में आ रहा है? हैं? थोड़ा और आगे चला जाए तो ए का पोजीशन यहाँ है, थोड़ा और आगे चला जाए ए का पोजीशन। बी का पोजीशन अभी भी स्कूल में है, बी का पोजीशन अब बदलना शुरू होगा। अगर मान लीजिए कि ये 2 मिनट का समय है, ये क्या है बताइए? हाँ, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बी जो है वो स्कूल से कब निकला है? 2 मिनट। हो सकता है कि ए है वो पैदल जाता होगा क्योंकि घर नजदीक है बेचारे का। बी जो होगा वो साइकिल से जाता होगा, तो पहले वो क्लास से निकल के कहाँ जाएगा? साइकिल स्टैंड में जाएगा, साइकिल निकालेगा, है भीड़ भाड़ होगा, हो सकता है 2 मिनट समय उसको लग जाए। तो हरकत बी में कब शुरू हुआ है? यहाँ ना शुरू हुआ है, अब ना इसका पोजीशन बदलना शुरू हो रहा है, अब ना शुरू हो रहा है। तो कौन पहले चला है? ए पहले चला। उसके लिए हम लोग ये टाइम वाला एक्सिस देखेंगे। आप समझ रहे हैं? ए पहले चला है। देखिए तो आप लोगों को ग्राफ बताइए। ग्राफ चीजों को आसान बनाने के लिए किया जाता है, दिया जाता है, और आपको तो ये भारी लग रहा है। हाँ, तो कौन पहले चला है? पहले इसमें तो शायद ए था, क्लोजर देन क्या? रुक जाओ, हाँ क्लोजर देन बी। हाँ, कौन स्टार्ट अर्लियर जल्दी? ए स्टार्ट्स अर्लियर देन बी, ऐसा हो जाएगा। अब कह रहा है कौन वॉक्स फास्टर? बी वॉक्स फास्टर। अब रीजन क्या है? हाँ, तो अब बोल रहा है कि कौन ज्यादा तेज चल रहा है। तो तेज चलने का मतलब हुआ कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। और ये कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है, क्योंकि बाबू वेलोसिटी dx by dt ही ना होता है, और डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है क्या? स्लोप। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी दे। हाँ, अब बोल सकते हैं कि सर चूंकि इसका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी या वेलोसिटी भी ज्यादा, क्योंकि स्पीड के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही क्या बोला जाता है? स्पीड बोला जाता है। तो बी वॉक्स फास्टर देन क्या? ए। ठीक है, चलिए अगला है, दोनों में से जो घर पहुंचता है कौन पहले पहुंचता है? कब पहुंचता है? सेम टाइम में। तो सेम टाइम में पहुंचता, बिल्कुल सही। इस टाइम में ये भी अपने घर है और ये भी अपने घर है ना। देखो क्या, क्यों ऐसा हुआ है कि एक तो ये लेट से निकला है और एक तो उसका घर भी दूर है, लेकिन बताइए फिर भी ये सेम समय पे क्यों पहुंचा? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। ये पैदल चल रहा था, ये साइकिल से चल रहा है। आप समझ रहे हैं? ऐसा है। तो ठीक है, दोनों एकदम सेम टाइम पे पहुंचा है। कह रहा है कि ए और बी दोनों में से कौन किसको ओवरटेक करेगा और कितनी बार? तो बी ओवरटेक करेगा एक, और कितनी बार? एक बार। सही बात है ना।
जैसे मान लीजिए कि हम लोग साइकिल से लेट से ही निकलते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे ऐसे लोगों को क्रॉस कर जाते हैं जो हमसे पहले निकला है लेकिन पैदल जा रहा है। एक ही बार ना क्रॉस करते हैं हम, एक बार क्रॉस करके बाय बाय हो गया, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सही है ना बाबू? और कहाँ क्रॉस किया है? देखो यहीं पे ना क्रॉस किया है। तुम देखो ना, इससे पहले किसी भी टाइम पे देखो, एक सेकंड इधर देखो, ओए इधर, इससे पहले किसी भी टाइम पे देखिए बी पीछे है लेकिन ए आगे, देख रहे हो? ए आगे है, बी पीछे, लेकिन इस टाइम पे दोनों एक ही पोजीशन पे है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ए रह गया पीछे, अभी पहुंच गया आगे, है कि नहीं? तो ऐसा कहानी है। तो बी ओवरटेक करेगा किसको? ए को, और वो भी कितनी बार? वंस, यानी कि एक बार। ठीक है, अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। क्या टॉपिक है? तुम लोगों को ब्रेक चाहिए? ठीक।